हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की इतिहास की वर्कशीट करेंगे 24, जो कि आपको 21 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। आज जो हमारा चैप्टर है वो है मुग़ल साम्राज्य, और आज हमें मुग़ल साम्राज्य में जिस सम्राट के बारे में पढ़ना है वो है अकबर। ठीक है, अकबर महान एक शासक था मुग़ल साम्राज्य का, जिसने, अगर हम देखें कि मुग़ल साम्राज्य की अगर सही तरीके से जिसने नींव डाली तो वो अकबर था। तो चलिए यहाँ पर हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं, और मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लेके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए अभी हम ये वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुग़ल बादशाह की पहचान करनी है। यानी कि ये जो मुग़ल बादशाह है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था, और इसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। और इसके संरक्षक यानी कि 13 साल से पहले तक जो इनके संरक्षक थे वो थे बैरम खान। ठीक है बच्चों, बैरम खान। तो अब हमें पढ़ना है अकबर के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पर गैस कर चुके हैं कि ये अकबर बादशाह है, और अभी हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर एक ऐसा महान शासक था जिसने अपने काल में मुग़ल वंश को और आगे बढ़ाया। उसने ऐसी नीतियां जारी की और ऐसे सैन्य अभियान किए जिससे कि भारत का संपूर्ण जो हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा उसके कंट्रोल में आ गया। तो चलिए हम एक एक करके उसकी जो सैन्य अभियान है उसकी विजयों के बारे में पढ़ते हैं। 1556 से 1570 के समय में अकबर जो है वो अपने संरक्षक बैरम खां के और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। यानी कि इस दौरान वो जो उसके संरक्षक थे बैरम खान, अब वो उससे स्वतंत्र हो गया और वो एक स्वतंत्र रूप से एक बादशाह के रूप में काम करने लगा। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने सैन्य अभियान चलाए। 1568 में उसने सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में उसने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है बच्चों, ये डेट आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो डेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो 1568 में चित्तौड़, ओके, और 1569 में रणथंभौर को उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, रणथंभौर ये दोनों राजस्थान में हैं। उसके बाद 1570 से 1585 के समय उसने गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किए, और गुजरात विजय के दौरान ही उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि काबुल को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानदेश, अहमदनगर, ये दक्कन यानी साउथ इंडिया के जो मुख्य जो राज्य थे, एक तरीके से एरिया थे, वहाँ पर अकबर गया और उसने इन क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिला लिया। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर उसने कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। देखिए धीरे धीरे करके हम क्या जान रहे हैं, किस तरीके से उसने अपने विजयों को शुरू किया, अभियान को शुरू किया, और उसमें सब में उसको विजय ही मिल रही है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसने अफगानों को हराया, मालवा, गोंडवाना और इन सारे राज्यों को हराया। फिर उसने चित्तौड़, रणथंभौर पर अधिकार किया, उसने गुजरात पर अधिकार किया। यहाँ हम देखते हैं काबुल, फिर वो साउथ में गया और वहाँ पर उसने बरार, खानदेश और अहमदनगर को भी कंट्रोल कर लिया। उसके बाद उसने कंधार पर कब्जा करा, कश्मीर पे कब्जा किया, उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। और 1585 से 1605 के समय जो है अकबर का विस्तार जो है वो और ज़्यादा बढ़ा। उसने जो अपने अभियान हैं वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बाहर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था वहाँ पर भी उसने अभियान चलाए। अब अकबर की प्रशासनिक नीति भी बहुत आती है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो अकबर की जो एक बुक है अकबरनामा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये किताब, और ये लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा जो किताब है इसमें हमें उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि जो अकबर का पूरा साम्राज्य था कई सूबों में, अलग अलग सूबों में बटा हुआ था। ठीक है, और यहाँ का जो शासक होता था, एक सूबे का शासक, उसे सूबेदार बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद हर प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी, वित्तीय मतलब पैसा, तो पैसे से जुड़ा हुआ जो भी देखरेख करेगा वो दीवान करेगा। उसके बाद प्रशासन में और भी अधिकारी थे, जैसे कि
सैनिकों को वेतन देने के लिए बख्शी होता था, और धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते थे उसे सदर देखता था। उसके बाद सेना नायक जो होता था उसे फौजदार बोला जाता था, और नगर का जो पुलिस अधिकारी होता था उसे कोतवाल बोला जाता था। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सूबेदार सूबे का अधिकारी हो गया, जो सैनिक और राजनीतिक दोनों अधिकार देख रहा है। वित्तीय अधिकारी दीवान हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्रशासन में सैनिक को जो वेतन दे रहा है वो बख्शी हो गया। धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सदर देख रहा है। उसके बाद फौजदार यानी सेना नायक हो गया फौजदार, और पुलिस नगर पुलिस का जो अधिकारी है वो हो गया मेन कोतवाल। ये हो गई अकबर की प्रशासनिक नीति। अब अकबर की धार्मिक नीति बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिया में रहता था, भारत में रहता था, जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग थे। तो उन सारे लोगों की धार्मिक नीतियों को एक तरीके से उसकी सारे जितने भी लोग थे उनके धर्म के बारे में सोचना, और ये नहीं था, वो ये नहीं चाहता था कि सिर्फ मुस्लिम जो रिलीजन है वही सब पे हावी रहे, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। तो इसी वजह से उसने एक धार्मिक नीति चलाई जिसे बोला जाता था सुलह कुल की नीति। ठीक है, इसमें क्या होता था, सहनशीलता यानी सहिष्णुता की धारणा अपने अनुयायियों को के मध्य भेदभाव नहीं करती। यानी कि उसने बोला कि आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए दूसरे धर्म के प्रति भी। आप दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते, या फिर आप अपने धर्म को उन पे थोप नहीं सकते। इसका केंद्र बिंदु थी, ठीक है, सुलह कुल नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो कि सब पे लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। यानी कि सुलह कुल की नीति में अगर हम देखें तो सच्चाई, न्याय और शांति, इन तीन चीज़ों पर बल दिया गया था। सुलह कुल की नीति सबके लिए थी, सभी इसको मान सकते थे। इस तरह से अकबर ने सभी धर्मों को अपने राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। उसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है वो सीधे सीधे धार्मिक नीति से पूछा है, और दूसरा जो प्रश्न है वो प्रशासनिक विशेषताएं। तो धार्मिक नीति से जुड़े हुए जो भी विशेषताएं हैं आप उसमें ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, सॉरी आंसर लिख सकते हैं। पहले प्रश्न में आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं, और दूसरे प्रश्न में बच्चों आप यहाँ से, जहाँ से साम्राज्य लिखा है, यहाँ से लेके आदि तक, ये आप उसके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी वर्कशीट है, बहुत इजी है। ये मुगल साम्राज्य को अगर आप सही तरीके से समझेंगे, क्रोनोलॉजी वाइज यानी कि कालक्रम के अनुसार अगर आप समझेंगे कि बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, तो आप तरीके से समझेंगे, एक दूसरे को कहानी की तरह अगर समझेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन किसका पिता था, पुत्र था, और किस काल में कौन आया, अपने अपने काल में किसने कौन कौन से कार्य किए, नीतियाँ लेके आए। तो इस तरीके से जो हमारी वर्कशीट है बच्चों यहाँ पर 7th क्लास की, ये मुगल साम्राज्य कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।